हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप मैं साफ साफ आप लोगों को दिख रहा हूँ। तो आज मेरे इस चैनल पे मैं क्लास 9th का साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ। जी हाँ, साइंस मेरे चैनल पे मैं पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके फाइनल एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाऊंगा, क्लास 9th एंड आने वाले समय में 10th के लिए भी। अभी तो हम लोग क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे और आने वाले टाइम में आपके सपोर्ट से क्लास 10th भी स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्लास 9th में मैंने बायोलॉजी चूज किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी से भागते हैं। जी हाँ, उसको समझते हैं कि वो एक रटने वाला सब्जेक्ट है और वो बोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट बेकार है और वो लोग उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते। सबसे बड़ा रीजन है कि वो सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को सब्जेक्ट को समझाऊं और इजी बनाऊं, क्योंकि 9th एंड 10th के बेस से ही आप 11th और 12th में कंपटीशन दे पाएंगे और 11th और 12th में जाके अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे जब आप साइंस लेंगे। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी में भी सेल चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो करूंगा जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा क्यों बोला गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल का डिफिनीशन क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सेल क्या है, बताओ सेल क्या है, तो आप बोलोगे कि छोटे छोटे चीज हैं जिनसे हम बने हैं। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हर एक चीज के लिए डिफिनीशन दिया जाता है। तो सेल के लिए डिफिनीशन है द फंडामेंटल और द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। The basic structural and functional unit of life। सिर्फ डिफिनीशन याद कर लेना ये मुझे नहीं लगता है कि एक सही आइडिया है कि डिफिनीशन याद कर लिया बोल दिया। अगर कोई आपको बोलेगा कि डिफिनीशन को समझाओ, तब आप कैसे समझाओगे कि डिफिनीशन है क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई बोले कि चलो ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ कि कहता क्या है, हर एक टर्म का मतलब क्या है। तो समझने का मतलब यहाँ पे ये है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास एक स्ट्रक्चर है, या कोई ऐसी बॉडी जिसके पास एक स्ट्रक्चर है और वो फंक्शन कर रहा है। समझे, एक ऐसी बॉडी जिसके पास एक स्ट्रक्चर है और वो फंक्शन कर रहा है, हाँ, नेचुरली, और वो उसको हम सेल कहते हैं। और वो एक यूनिट है। यहां पे अब यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, लाइफ का यूनिट। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ क्या है, कैसे हम लाइफ को डिफाइन करें। लाइफ, हाउ वी कैन से दैट समथिंग इज लिविंग। किसी पेन को ही, अगर पेन को मान लें, अगर हम उछाल लें तो वापस मेरे पास आ रहा है, कहने के लिए इसमें मूवमेंट है, पर क्या ये लिविंग है? नहीं, ये मेरे कारण उछल रहा है और वापस ग्रेविटी के कारण आ रहा है, ये लिविंग नहीं है। हम सब जानते हैं। तो कैसे डिफाइन करें कि लिविंग नहीं है? मैं खड़ा हूं चुपचाप बिना कुछ बोले, तो आप कह सकते हैं मैं लिविंग नहीं हूं? शायद बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप कि मैं लिविंग नहीं हूं। मैं लिविंग हूं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। इफ इन ए बॉडी केमिकल रिएक्शंस, basic chemical reactions or important chemical reactions such as metabolism, respiration, secretion, excretion, etc. are happening naturally, जी हाँ, naturally, then we can say that that body is living। मैं लिख देता हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। If in a body
important chemical reactions such as respiration, metabolism, secretion, growth, etc. are happening, then we can say that body is living. हम सब लिविंग है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हम फंक्शन कर रहे हैं, हम लिविंग है, पर हमारा यूनिट क्या है? हाँ, हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या है? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है सेल। इसे यूनिट क्यों कहा गया? क्यों ये भी वही काम करता है जो सब सारे सेल्स मिलके एक बॉडी में करते हैं, ये भी वही काम कर रहा है। इससे भी छोटे यूनिट्स हैं, सब सेलुलर यूनिट्स, सेल ऑर्गेनल्स जिनको हम कहते हैं, वो भी लिविंग है, पर उनको हम यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कह रहे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, वो एक सिस्टम की तरह काम नहीं कर रही। हमारी बॉडी एक सिस्टम की तरह काम कर रही है, वैसे सेल की बॉडी भी एक सिस्टम की तरह काम करती है। बायोलॉजी एक लैंग्वेज है, लैटिन एंड ग्रीक, जिसमें यूज किया जाता है। जब तक आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे नहीं, आप बायोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे। यही रीजन है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स बायोलॉजी के लैंग्वेज को जानते हैं और इतने हजारों टर्म्स को याद रख पाते हैं। इसीलिए बायोलॉजी में हर एक बात का मतलब है जिसे हम लोगों को समझना है। अगर हम उन चीजों को नहीं समझेंगे तो इसीलिए होता है कि हम लोग के दिमाग के ऊपर से सब कुछ जाने लगता है और हम लोग कुछ समझ नहीं पाते, और ये बायोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट बोरिंग बन जाता है। तो अभी तक क्लास 6 में आप लोगों ने सेल का फोटो देखा होगा, 9th में तो आप लोग आ चुके हैं, पर क्लास 6 में आप लोगों ने सेल का एक फोटो देखा होगा। सेल का फोटो कुछ इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का सेल का फोटो दिखता है, अभी तक आपने देखा होगा। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं और आप बताना क्या वो सेल है या नहीं। क्या आप लोगों ने आज तक ये स्ट्रक्चर देखा है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्पाइक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स और नीचे में कुछ बेसेस हैं, ये क्या है? ये सेल जैसा तो नहीं दिख रहा, जैसा ये है ऐसा तो नहीं दिख रहा, पर अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, ये भी सेल है। इस सेल को हम लोग नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। तो इस बात से हम लोग को ये तो पता चल गया कि सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा मैंने एक ये स्ट्रक्चर बताया, ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं सेल के। तो इतने सारे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में कोई एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी देखते हैं तो हम लोग कैसे बोलें कि वो बॉडी सेल है, या हम कैसे प्रूफ करें कि ये बॉडी सेल है? तो हम 3 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो सेल को डिफाइन करता है। अगर वो 3 बेसिक कंपोनेंट सेल के अंदर हैं तो वो बॉडी सेल है। किसी भी सेल में अगर ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं तो वो एक सेल है, या किसी भी बॉडी में अगर ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं तो वो एक सेल है। इन 3 कंपोनेंट्स में फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। हाँ, ये बात आप लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये तीनों चीजें न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको कहते हैं, और साइटोप्लाज्म अगर है तो वो सेल है। अब देखो, हर एक मैंने कहा था कि बायोलॉजी एक लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर उस लैंग्वेज को हम लोग सीख लें तो हम लोग के लिए बहुत इजी रहेगा किसी भी चीज को समझना। तो यहां देखो, प्लाज्मा शब्द का यूज हो रहा हो। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड और फ्लूइड, सॉरी लिक्विड नहीं, फ्लूइड। एंड मेम्ब्रेन का मतलब होता है बैरियर।
मैंने यहां लिख दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ फ्लूइड बैरियर, समझ गए। तो ये एक, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका दोनों मतलब है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं दोनों को मतलब बताता हूं, दोनों का मतलब सेम है, पर ये दोनों मतलब है एक अलग चीज को डिफाइन कर रहे हैं। एक सेल मेम्ब्रेन कह रहा है, मतलब सेल का मेम्ब्रेन या सेल का बैरियर, सेल का बैरियर, सेल मेम्ब्रेन। और एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात किया जा रहा है, फ्लूइड मेम्ब्रेन। फ्लूइड मेम्ब्रेन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि वो जो सेल मेम्ब्रेन है, हम आगे जाके अगर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो फ्लूइड जैसा है। हाँ, उसका नेचर फ्लूइडिक नेचर है, फ्लूइडिटी वो प्रोवाइड कराता है, इसीलिए वो उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल एंड प्लाज्म का मतलब वाटर या फ्लूइड। इससे हम लोग देख रहे होंगे कितना इजीली हम समझ पा रहे हैं किसी भी सेल की हर एक कंपोनेंट को कि हाँ ये क्या काम कर रहा है। यहाँ न्यूक्लियस को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट या ब्रेन ऑफ सेल। सारी एक्टिविटी सेल के अंदर न्यूक्लियस ही करता है और कंट्रोल करता है। तो अब हमने जान लिया कि हम कैसे किसी सेल को पहचाने। तो हम जान चुके थे कि सेल को हम लोग कंपेयर करते हैं। हाँ, क्योंकि इतने सारे सेल्स हैं तो हम उसको कंपेयर कैसे करें? क्योंकि इसको अगर एक एक सिंगल सेल को याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। तो किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं? ऑन व्हाट बेसिस वी कंपेयर सेल्स? तो ये 4 बेसिस है जिनके ऊपर हम किसी भी सेल को कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड शेप। और भी बेसिस है, वो आगे के क्लास में आप लोगों को जानना है, पर ये मेन बेसिस है जिनके आधार पे हम किसी भी सेल को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को कंपेयर करेंगे। मैं अभी मेन पॉइंट पे आ गया हूं, और आप लोग को हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में अभी नहीं बताया है, पर मैं बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ सेल। एंड जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की खोज में और सेल से रिलेटेड खोजों में या डिस्कवरीज में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो आपके बुक में लिखा है, आप जब पढ़ने जाएंगे तो आपको वो दिखेगा। पर अभी हम सेल को कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल 2 तरह के हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पे, न्यूक्लियस कैसा होगा उसके बेसिस पे सेल 2 तरह के। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अजीब से नाम कैसे याद रखें भाई? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अजीब सा नाम है क्या यार, क्या आ गया बायोलॉजी में, क्या पढ़ना है? सिर्फ के ऊपर से जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसका मतलब बताता हूं। बायोलॉजी में हर एक चीज का एक मतलब है। प्रोकैरियोटिक, प्रो को हम कैरियोटिक से अलग कर देते हैं। प्रो इधर आ गया, कैरियोटिक। प्रो का मतलब जानते हैं? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब आप लोग जानते होंगे बहुत ही लो लेवल का या अनडेवलप्ड, बहुत ही फर्स्ट स्टेज का अगर कोई चीज होता है तो उसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है हम लोग का न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो उस सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा या बहुत ही इनडेवलप्ड होगा, नॉन अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। और हम लोग अब यूकैरियोटिक में आते हैं। तो यूकैरियोटिक में भी हम लोग वही करेंगे, यू को कैरियोटिक से अलग कर देंगे। यू का क्या मतलब है? यू का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। समझ गए? ट्रू न्यूक्लियस, यहां था प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यहां है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब अच्छा न्यूक्लियस है,
रियल न्यूक्लियस है। और चलो ये तो समझ गया कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, एक ट्रू न्यूक्लियस है। भाई जाने कैसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ट्रू न्यूक्लियस कैसा दिखता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रू न्यूक्लियस कैसा दिखता है। ट्रू न्यूक्लियस एक ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होगा सेल के अंदर। एक ऑर्गेनल होगा, ऑर्गेनल मतलब सब सेलुलर यूनिट्स, सेल के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं जो फंक्शन करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का, ये ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ट्रू मेम्ब्रेन। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस में जब आप प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को देखोगे तो वहां न्यूक्लियस नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां न्यूक्लियस नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल नहीं है जो एक आपको मेम्ब्रेनस ऑर्गन नहीं है वहां पे, जो मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। वहां पे बस जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पानी में तैरता रहता है, पानी नहीं मतलब फ्लूइड में, जो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। और इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल जो बीच में सेल के जब तैरता रहता है और एक डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये भी एक न्यूक्लियस ही है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ये भी न्यूक्लियस ही है, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी न्यूक्लियस है, पर इसके पास एक मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस है ये। इसलिए इसके लिए अलग नाम दे दिया गया है न्यूक्लियोइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और पॉज करके पीछे जाओ, फिर से लिखो, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो स्लो कर लो, अगर मैं स्लो जा रहा हूं तो फास्ट कर लो। ऑप्शन यूट्यूब पे दिया रहता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कैसे हम पता लगाएं प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है एंड यूकैरियोटिक सेल कौन सा है? तो फैक्टर्स हैं उसके पीछे, उनके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं उनको। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम जान चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, मैं लिख चुका हूं। तो यूकैरियोटिक में क्या है बता चुके हैं, ट्रू न्यूक्लियस। या मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस आर ऑल्सो कॉल्ड, मैंने एक टर्म दिया था, यस राइट, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस आर इट्स nucleus is also called nucleoid. आगे हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके आधार पर डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले जो मेन टर्म्स हैं उसके बाद उसको आप लोग देख लीजिए, जब मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टर्म्स हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एक के पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, एक के पास ट्रू न्यूक्लियस है। इट हैज, प्रोकैरियोटिक में एक और दूसरा, इट हैज नो एनी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सॉरी सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल के बारे में बताया, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो फंक्शन करते हैं, जैसे हम लोग के ऑर्गन्स हुए, वैसे सेल के पास भी
खुद के ऑर्गन्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो फंक्शन करते हैं। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। वो भी एक पर्टिकुलर बॉडी की तरह काम करता है। तो यहाँ लिखा है इट हैज नो एनी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल, मतलब जो प्रोकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो है ये उसका उल्टा है। तो यहाँ अगर हम लोग के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे होगा इट हैज मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स। ये बहुत इजी यूनिट्स पे हम लोग जान रहे हैं और नाइन्थ में बहुत ज्यादा जानना भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी मत सोचना अगर कोई तुमको बोलता है कि नाइन्थ हार्ड है, 10th इजी है, फिर 11th हार्ड है, 12th इजी है, ये सब बातें एकदम भूल जाओ। क्योंकि जैसे अगर इस तरीके से तुम पढ़ोगे एक एक चीज को डिफाइन करके, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। और तुम अब जब स्कूल में जाओगे तब तुम लोग को समझने में बहुत आसानी होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के पास हमेशा एक सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल वॉल के बारे में आप लोगों को पता होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक वॉल होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। वो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। रिजिडिटी मतलब कठोरता, स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको। इट हैज सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सारे सेल्स में इनके पास एक सेल वॉल होता है। तो यहां पे क्या होगा, सेल वॉल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहां पे उल्टा होगा, सेल वॉल नहीं होगा पर होगा भी। सेल वॉल में प्रेजेंट और नॉट। आप जानते होंगे प्लांट के बारे में, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है खुद का, पर हम लोग के सेल के पास सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल होता तो भाई किसी की मजाल नहीं थी हम लोग कुछ कहने की या मारपीट करने की, एक बार मारते उसका मुंह फट जाता। सेल वॉल में भी प्रेजेंट और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, इट हैज 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन इट। अब ये राइबोसोम क्या है और 70S क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं आगे पढ़ाऊंगा राइबोसोम तो मैं बताऊंगा राइबोसोम होता क्या है, पर ये लिखना बिल्कुल जरूरी है। इससे बिल्कुल लिख लो कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़े तो प्रॉब्लम ना हो। इट हैज 70S राइबोसोम। एन यूकैरियोटिक सेल उसका उल्टा या कह सकते हो उससे एक ज्यादा, जो ये है वो पूरा वो नहीं है, वो कुछ अलग है उससे। तो यहां पे इसके पास 80S राइबोसोम होता है प्रेजेंट। आई होप आप लोग को ये साफ साफ दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये पॉइंट्स कुछ बहुत हार्ड नहीं है अगर आप इसको समझ जाए। ये पॉइंट तो हम लोग फर्स्ट में ही क्लियर कर चुके थे और ये पॉइंट मैंने आप लोग को अभी बताया है। और ये पॉइंट आप लोग सेल वॉल वाले बात आप लोग जानते होंगे, सेल वॉल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। ये आप लोगों के लिए एक न्यू पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से वेरीफाई करेंगे। अब साइज के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं, मैं जब इसका एग्जांपल अभी लिखूंगा तो आपको पता चलेगा ये छोटे क्यों होते हैं। तो हम साइज पे जानते हैं, दे आर मोस्टली, दे आर स्मॉलर, नॉट मोस्टली। ये यूकैरियोटिक से स्मॉलर होते हैं। इनका साइज डिफरेंस है 0.5 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर या उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है।
तो ये हो गया आपका साइज प्रोकैरियोटिक सेल का 0.5 नैनोमीटर। कितना छोटा है आप सोच सकते हैं, बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोप नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब लोग यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं, जस्ट इसका उल्टा, यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं, दे आर बिगर। इसके साइज वेरिएबल है, आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चलेगा इसके साइज कितने वेरिएबल हैं, कौन कौन से साइज हो सकते हैं इसके। एग्जांपल में प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में वी हैव बैक्टीरिया, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं इसलिए वो हमारे बॉडी के टिश्यूज एंड सेल्स में चिपक जाते हैं और बहुत हानि पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा। और मोस्टली बैक्टीरिया जिस सेल के बने हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसीलिए कभी कभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। एग्जांपल्स में भी है बैक्टीरिया, बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। इसका साइज मैं आपको बताऊंगा सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसी के ग्रुप में माइकोप्लाज्मा होता है, इसीलिए हम लोगों ने इस ग्रुप का ही नाम लिख लिया। ये चार जो ग्रुप हैं, इस इन ग्रुप में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में हमें देखना है एनिमल सेल्स, मतलब हम लोग खुद, प्लांट्स and microbes such as प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा के बारे में आपको पढ़ना है इसी साल डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। प्रोटिस्टा, तो इसको आप लोग लिख लो, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को सारे टर्म्स के बारे में आसानी से पता चलेगा कि हर टर्म का मतलब क्या है। यहाँ माइक्रोब्स का मतलब हम लोगों को पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल से। आपके एनसीईआरटी में कुछ दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1665, आज से कुछ 300 साल आसपास, बहुत पहले इन्होंने किया था कॉर्क सेल में या कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क स्लाइस क्या होता है? कॉर्क आप लोग जानते होंगे, शैंपेन के बॉटल के ऊपर जो कॉर्क लगता है उसी कॉर्क में उसका स्लाइस निकाल के इन्होंने देखा था सेल को फर्स्ट टाइम। इन्होंने देखा जब उनका जो माइक्रोस्कोप था बहुत ही लो लेवल का या प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, आज के मैग्निफिकेशन ग्लास जैसा टाइप का उनका माइक्रोस्कोप था। उन्होंने जब उसमें देखा तो उन्हें कुछ इस टाइप के कंपार्टमेंट्स दिखे, टाइनी कंपार्टमेंट्स दिखे। उन्होंने लैटिन भाषा का इस्तेमाल करके इन टाइनी कंपार्टमेंट्स का नाम दिया सेल। सेल का मतलब टाइनी कंपार्टमेंट्स भी होता है लैटिन में। इन्होंने 1665 में रॉबर्ट ब्राउन ने
सेल को फर्स्ट डिस्कवर किया कॉर्क स्लाइस में। इन्होंने क्या देखा? टाइनी कंपार्टमेंट, जिन्होंने इनको नाम दे दिया सेल। अब ये जो सेल इन्होंने देखा था, ये सारे मरे हुए सेल थे, डेड सेल थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लेना। डेड सेल्स में कभी कभी आप लोग के 9th के एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि किस सेल में उन्होंने देखा था, या रॉबर्ट ब्राउन के एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी को आइडेंटिफाई करिए, डिफाइन करिए। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। इन्होंने सेल तो ढूंढ लिया, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल तो ढूंढ लिया, पर उन्होंने जो सेल ढूंढा था सारे मरे हुए थे। तो किसी ना किसी को तो फर्स्ट लिविंग सेल ढूंढना ही था। तो हमारे ल्यूवेनहुक साहब ने फर्स्ट लिविंग सेल का इन 1671 इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। किस चीज में किया? इनके बारे में तो हम जान गए कि कॉर्क स्लाइस में किया। इनने किस में किया? इन्होंने पॉन्ड वाटर में डिस्कवरी किया था। पॉन्ड वाटर हम सभी जानते हैं, छोटे छोटे लेक्स के पानी में इन्होंने देखा माइक्रोब्स को जो लिविंग थे। कैसे उन्होंने पता लगाया वो लिविंग थे? मैंने डिस्कस किया है कैसे उन्होंने पता लगाया कि वो लिविंग थे। उसमें सारे फीचर्स हो रहे थे, वो मूव कर रहा था, तो उसने पता चला कि वो लिविंग है। फर्स्ट ल्यूवेनहुक ने खोज किया 1671 में पॉन्ड वाटर में फर्स्ट लिविंग सेल का। नेक्स्ट हम लोग के पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सेल के लिए, तो किसी ना किसी को तो खोजना ही था न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज दिया न्यूक्लियस को। ओ माय गॉड, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। रॉबर्ट हुक है यहाँ पे। फर्स्ट सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट न्यूक्लियस की खोज की थी। अब इन डिस्कवरीज के बाद हमारे पास आ जाता है सेल थियरी। सेल थ्योरी को मैं इसको मिटा के मैं सेल थ्योरी आपको बताता हूं। सेल थ्योरी भी डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। सेल थ्योरी के आधार पे हमें पता चला कि सेल है क्या। ये छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, ये है क्या, इनका क्या काम है, इनका फंक्शन क्या है। तो सेल थ्योरी दिया गया था स्केल्डन एंड स्वॉन के द्वारा। स्केल्डन एक बॉटनिस्ट थे एंड स्वॉन एक जूलॉजिस्ट थे। टू 1839 के बीच इन्होंने ये सेल थ्योरी दिया। ये सेल थ्योरी कहती क्या है? स्केल्डन एंड स्वॉन लिख लेना जरूर। सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। Cell and its combination, मतलब एक सेल और उसके कॉम्बिनेशन से, मतलब बहुत सारे सेल मिलके एक बॉडी भी बना सकते हैं, और एक सेल अकेला भी एक बॉडी बना सकता है। ये था स्केल्डन एंड स्वॉन के द्वारा दिया गया सेल थ्योरी 1838 टू 1839 में। सेल थ्योरी बस इतने तक सीमित नहीं रहा, क्वेश्चंस अराइज होने लगे कि सेल आए कहाँ से। साइंटिफिक वर्ल्ड में जब साइंस के इतनी सारी खोजें हो रही थी, तो क्वेश्चन अराइज किया कि सेल आए कहाँ से। तो रुडोल्फ वर्चो
नाम लिख लेना, रूडोल्फ वर्चो, ये आपके बुक में दिया होगा। 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को फर्दर आगे बढ़ाया, एक्सपैंड किया, फर्दर एक्सपैंड किया, कहते हुए लैटिन में एक शब्द या ग्रीक में एक शब्द ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ये बस इंटरेस्टिंग फैक्ट है जानने के लिए। इसका मतलब मैं बताता हूँ मतलब क्या है। इसका मतलब ये था आज के इंग्लिश के टर्म्स में कि एवरी सेल इज originated from pre-existing cell। इसका मतलब क्या है? हर एक सेल उसके पहले वाले सेल से ओरिजिनेट हुआ। इससे लोगों का दिमाग खुला, पता चला ओ सेल्स इतने सारे कैसे हुए। एक सेल आया, उससे और सेल बने, उससे और सेल बने, और सेल की आज पूरी दुनिया में गिनती ही नहीं है। ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपके बुक में भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही डालने वाला हूँ। और इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा, जो भी लिखा है उसको याद जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और सबसे ज़रूरी बात, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी को पता है, लॉकडाउन 3.0 आ चुका है। घर में रहिए, प्लीज़ लापरवाही मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बढ़े ना, क्योंकि अगर एक आदमी भी लापरवाही करेगा उसको देख के दूसरे करेंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। हम लोग कितने दिन घर में रहेंगे, सभी की पढ़ाई रुकी हुई है, सबके काम रुकी हुई है। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।